नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी के एक नवीन पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया गया है। इस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक आज 5 अगस्त 2022 यानी शुक्रवार को रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के छापे नामक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खातों का संकलन और रखरखाव करता है। कैग आकस्मिकता निधि से संबंधित सभी लेन देन का लेखा परीक्षण कर सकता है। कैग राष्ट्रपति को केंद्र सरकार के खातों से संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि कैग को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और उसी के समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक पर्स के संरक्षक हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट के द्वारा की जाती है और उन्हें 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का कार्यकाल प्रदान किया जाता है। कैग को राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है। इसी प्रकार से कैग भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और एक विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के सभी व्यय से संबंधित खातों का ऑडिट करता है। वह भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोक लेखा के साथ साथ प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी व्ययों की लेखा परीक्षा भी करता है। वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो बदले में उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें बी, सी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं। हालांकि इसका ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकार के खातों का संकलन और रख रखाव नहीं करता है, अपितु इनकी लेखा परीक्षा करता है। और इस रूप में चूंकि आपसे सही नहीं है कथन पूछा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। राज्य की पूर्व सहमति से संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कमी कर सकती है। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संबंध में आपको अनुच्छेद 230 को याद रखने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत संसद कानून के द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी भी संघ राज्य क्षेत्र तक कर सकती है या फिर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है। इसमें राज्य सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस रूप में जो दूसरा कथन है वह सही नहीं है। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों का संयुक्त उच्च न्यायालय है, जिसे ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। इस रूप में
पहला और दूसरा दोनों ही जो हमारे कथन हैं वह सही नहीं है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के अनुसार आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट को स्थानांतरित करने पर राज्य सरकार की ओर से कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है। सरकार के अनुसार आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट को स्थानांतरित करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। इसमें उच्च न्यायालय चलाने के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, किंतु वर्तमान मामले में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय दोनों को अदालत को कुर्नूल में स्थानांतरित करने के बारे में अपनी राय बनानी है और भारत सरकार को एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, किंतु वर्तमान में केंद्र सरकार के पास इस प्रकार का कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता सेनानी और संबंधित जनजाति, तिलक माझी, पहाड़िया जनजाति, थलक्कल चंथू, कुरुचियार जनजाति, बुदू भगत, उरांव जनजाति, राघोजी भांगरे, महादेव कोली जनजाति की लक्ष्मण नायक भुइयां जनजाति। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। केवल 1 और 2, केवल 2, 4 और 5, केवल 3 और 5 कि 1, 2, 3, 4 और 5। स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा उत्सव समारोह में 20 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर एक कॉमिक बुक को जारी किया है। कहानियों का ये संग्रह कुछ सबसे बहादुर पुरुष और महिलाओं के बलिदान को याद करता है जिन्होंने अपनी जनजातियों को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपनी जान दे दी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के खिलाफ तिलक मांझी ने विद्रोह किया। उन्होंने पहाड़िया जनजाति को लामबंद किया जिससे वे संबंधित थे और उन्होंने कंपनी के खजाने पर छापा मारा। हालांकि उन्हें अंततः फांसी पर लटका दिया गया। इसी प्रकार से कुरुचियार जनजाति के थलक्कल चंथू ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पचहस्सी राजा के युद्ध का एक अमूल्य हिस्सा थे। हालांकि उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। इसी प्रकार से उरांव जनजाति के बुद्धू भगत को उनके भाई, 7 बेटों और उनके कबीले के 150 लोगों के साथ अंग्रेजों के साथ कई मुठभेड़ों में एक के बाद एक मार गिराया गया। इसी तरीके से राघोजी भांगरे महादेव कोली जनजाति के थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी मां के कैद होने के बावजूद अपना संघर्ष जारी रखा। इसी तरीके से भुइयां जनजाति के लक्ष्मण नायक भी गांधी जी से प्रेरित थे जिन्होंने जनजातियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने के लिए अभियान को चलाया। इस रूप में पांचों के पांचों जो युग्म हैं वह सही सुमेलित हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। नाविक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है या है। यह भूमि, वायु, समुद्र और आपदा प्रबंधन में भी नेविगेशन में मदद कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जीपीएस की तुलना में नाविक उपग्रहों को उच्च कक्षा में स्थापित किया गया है। इसे भारत के साथ साथ इसकी सीमा से 2500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा गलत है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नाविक के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे भारत में इसरो और इसकी वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। इसमें लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 8 उपग्रहों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में और उसके आसपास नेविगेशन, टाइमिंग और विश्वसनीय पोजीशनिंग सेवाओं को प्रदान करना है। इसकी कार्यप्रणाली बहुत हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लागू ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के समान है, किंतु जीपीएस की तुलना में नाविक के उपग्रहों को उच्च कक्षा में स्थापित किया गया है। यह भूमि, वायु, समुद्र और आपदा प्रबंधन में भी नेविगेशन में मदद कर सकता है। इसे भारत के साथ साथ इसकी सीमा से
1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रूप में आप देख सकते हैं कि केवल तीसरा ही कथन ऐसा है जो गलत है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, कि ना तो 1 ना ही 2। इन कथनों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में मंत्री परिषद के लिए कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसी प्रकार से संविधान के 91वें संशोधन 2003 ने अनुच्छेद 75 में संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस रूप में आप देख सकते हैं कि इसमें पहला जो कथन है वह सही नहीं है, हालांकि दूसरा कथन सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 पर, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली सरकार को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इस पृष्ठभूमि में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम बात करते हैं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की, तो इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह अधिनियम बच्चों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण प्रदान करना कानूनी दायित्व बनाता है। साथ ही यह राज्य सरकारों को हर जिले में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की भी अनुमति प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिक जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से मासिक भत्ता मांगने के लिए एक रखरखाव न्यायाधिकरण में आवेदन करने का अधिकार होगा। राज्य सरकारें रखरखाव के स्तर को तय करने के लिए हर उपमंडल में रखरखाव न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती हैं। इसमें जिला स्तर पर भी अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकारें अधिकतम मासिक भरण पोषण भत्ता निर्धारित करेंगी, जिसमें अधिकतम मासिक भत्ता 10,000 रुपए प्रति माह को निर्धारित किया गया है। आवश्यक मासिक भत्ते का भुगतान न करने की सजा 5,000 रुपए या 3 महीने तक कारावास या दोनों होगा। साथ ही इस अधिनियम के अनुसार माता पिता का अर्थ जैविक माता पिता, दत्तक या सौतेले माता पिता भी हो सकता है। इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों या बुजुर्गों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का भी प्रावधान किया गया है। हाल के समय में जिस प्रकार से भारत में वृद्धों की संख्या में वृद्धि देखी जानी अपेक्षित है, उस पृष्ठभूमि में यह अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।